हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा था। आज हम लोग उसी के आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम लोगों ने क्या देखा था पिछले लेक्चर में कि जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम था वो अगर ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, वो ग्राफ था ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा का। तो हम लोगों ने देखा कि पहले जब लैम्बडा बढ़ा रहे हम लोग तो एमिसिव पावर बढ़ रहा है और फिर बाद में ये कम कम होते जा रहा है एक मैक्सिमम रीच करने के बाद में। तो ये था लैम्बडा 1 मैक्स, एक हायर टेम्परेचर 3000 केल्विन पे। ओके, 3000 केल्विन पे यहाँ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था। फिर क्या किया हम लोगों ने, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हमको ये पता चला कि जिस वेवलेंथ पे इमिसिव पावर मैक्सिमम था वो कम हो गई। टेम्परेचर था 4000, यानी टेम्परेचर बढ़ने से जो वेवलेंथ जिस पे इमिसिव पावर मैक्सिमम हो रही है वो कम हो रही है। ओके, हम लोगों ने एक और टेम्परेचर बढ़ा के उस पे प्लॉट किया तो हम लोगों को यह पता चला कि ग्राफ इस तरीके से मिला। ये था लैम्बडा 3 मैक्स जहां पे टेम्परेचर था 5000 केल्विन। ठीक है, यहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था। ठीक है, अब फाइनली और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ पर मिला था हमको 6000 केल्विन पे। अब इसके लिए लैम्बडा मैक्स और कम हो गया, लैम्बडा 4 मैक्स बोलेंगे, जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था। अब ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहां से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंक्लूड किए वो ये था कि जिस वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है लैम्बडा मैक्स, इसको हिंदी में क्या समझना, जिस वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है, ओके, ये वो लैम्बडा मैक्स है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना, उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते गया तो जो लैम्बडा मैक्स था वो कम होता चला गया। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट था B, एंड B वाज नोन एज वीन्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या था, 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 केल्विन मीटर या मीटर केल्विन। ठीक है, उसका वैल्यू फिक्स था। उसका डायमेंशन भी पूछा था बोर्ड्स के एक बार एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। इट इज m0 l0 l1 t0 θ1, ये उसके डायमेंशंस थे। ओके, जिस वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है that wavelength it is inversely proportional to absolute temperature of the body। ये स्टेटमेंट हो गया इसका आसान। इसका काम क्या है, इसका काम है टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। स्टार के टेम्परेचर, अब मेरे को बताओ, स्टार तो बहुत दूर है, तुम वहां जाके तो कैलकुलेट नहीं कर सकते उसका टेम्परेचर, तो फिर कैसे पता चलेगा कोई भी स्टार का टेम्परेचर। वो स्टार के जो वेवलेंथ है, जो उससे जो हीट रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज उससे येलो कलर एमिट हो रहे हैं तो येलो कलर के वेवलेंथ हमको पता है, बी का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल से वो हम लोग तब देखेंगे। ओके, समझ में आया सबको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे के कंसेप्ट पे, विच इज स्टीफन्स लॉ। अब स्टीफन्स लॉ क्या है, स्टीफन्स लॉ वो लॉ है जिसने E को
टी के साथ में रिलेट किया, कोई भी बॉडी के। एक्चुअली स्टीफन्स लॉ ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइंड था। ओके, सबसे पहली बार जब डिफाइन किया, स्टीफन्स लॉ वाज डिफाइंड ओनली फॉर ब्लैक बॉडी, फिर इसको जनरली ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी एक्सटेंड किया उसका कंसेप्ट, वो बाद में देखेंगे। तो स्टीफन्स लॉ ने ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर को, ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर को उसके टेम्परेचर के साथ में रिलेट किया। समझ में आया क्या? रिलेशन देख रहे हो किसका किसका? ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर का उसका टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन था? उसका बोलना था कि ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर को प्रोपोर्शनल है। ओके, उसके फोर्थ पावर को प्रोपोर्शनल है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रोपोर्शनलिटी हटेंगी तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट था सिग्मा, वेयर सिग्मा वाज नोन एज, जिसका ना लॉ है उसका कांस्टेंट, जिसकी लाठी उसका बेस, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? अलग कलर से लिखेंगे। ओके, याद रखो 5 6 7 8 माइनस करेंगे, लेकिन 5.678 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 5 6 7 माइनस 8 टेक्निक है, नहीं तो याद कर लो, है ना। ओके, यूनिट देखो, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, या फिर 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, क्योंकि जूल पर सेकेंड इज वॉट। समझ में? क्लियर विद दिस? ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। अब नाउ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, है ना, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिव पावर दैट इज इक्वल टू उसकी एमिसिविटी और सेम साइज के ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इट इज स्मॉल ई, ईबी की जगह सिग्मा टी टू द पावर 4। दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, समझ में? क्लियर विद दिस? अब देखो, अगर सपोज black body is kept in a surrounding, लिखो ये स्टेटमेंट, of temperature T नॉट, यानी ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर कैपिटल T है वो ऐसे सराउंडिंग में रखी गई है जिसका टेम्परेचर T नॉट है। तो प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के हिसाब से अब वो एमिट तो करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T नॉट है। तो वो ब्लैक बॉडी क्या करेगी? एमिट तो करना ही है उसने, एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब करना है। तो उस केस में दिस रिलेशन चेंजेस। जब ब्लैक बॉडी T नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखा है, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया है तो ये रिलेशन नहीं यूज करना, रिलेशन यूज करना EB इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। कब? व्हेन ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन अ सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर T नॉट। ठीक है, अब देखो, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कंसेप्ट बताता हूं। ये चीज को EB का फॉर्मूला क्या है? Q by AT। एक काम कर सकता हूं ना मैं, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 by A इंटू dq by dt, ऐसा लिख सकता हूं, 1 by A dq by dt। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फिर कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? 1 by A इंटू dq by dt दैट इज सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। A इधर चला गया, तो हमको इक्वेशन क्या मिला? dq by dt is equal to A sigma T to the power 4 minus T0 to the power 4। ये हो गया dq by dt का फॉर्मूला, A sigma T to the power 4 minus T0 to the power 4, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट।
रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। एक और नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, देखो इसी के ऊपर, इसी पे बेस्ड। कौन सा कलर लेंगे? येलो लेंगे, चलो ठीक है। अब हमको मालूम है Q इज इक्वल टू एम सी डी कैपिटल टी, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, है। तो dq by dt that becomes mc d capital T by dt, है ना। समझा क्या? समझा सबको? ध्यान में आया? हाँ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो dt by small dt that is equal to a sorry mc into d capital T by dt। ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल रहेंगे, यानी mc d capital T by dt is equal to a sigma t to the power 4 minus t0 to the power 4। therefore d capital T by dt is equal to a sigma mc t to the power 4 minus t0 to the power 4। अब d कैपिटल D by dt को क्या डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू a सिग्मा अपॉन mc ब्रैकेट में t टू द पावर 4 माइनस t0 टू द पावर 4। इसके बारे में सारी चीजें इधर लिखता हूं मैं, देखो, है ना। अब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कितने चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं स्मॉल सी पे। स्मॉल सी पहला फैक्टर, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। कौन? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। दूसरा एरिया पे, एरिया ऑफ बॉडी। फिर सी एम सॉरी एम पे, एम यानी मास ऑफ बॉडी। अब उसमें भी अगर ऑर्डिनरी बॉडी है, कौन सी बॉडी? ऑर्डिनरी बॉडी, तो यहाँ पे स्मॉल ई भी लग जाएगा। स्मॉल ई अगेन नेचर में कवर हो जाएगा, क्योंकि हर बॉडी का नेचर अलग, जिसका एमिसिविटी भी अलग तो नेचर भी अलग, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्मॉल ई लगेगा यहाँ पे, स्मॉल ई, है ना। फिर बाद में टी पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर बाद में टी नॉट पे डिपेंड कर रहे हैं। टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, है ना। इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई सबको यहां तक? ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। d capital T by dt it is equal to small e a sigma upon mass of body specific heat t to the power 4 minus t0 to the power 4। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि अगला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया भाई साहब, न्यूटन वापस, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोगों को पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है हमको कि कोई भी बॉडी कूल क्या रेट से हो रहा है। ओके, कोई भी बॉडी क्या रेट से कूल हो रहा है, इसके बारे में हमको आइडिया देता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कंसेप्ट। व्हाट डज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट? ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग। इसको क्या बोला? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोगों ने बोला एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग, है ना, ओवर द सराउंडिंग। यानी जितना ज्यादा एक्सेस टेम्परेचर रहेगा, यानी जितनी ज्यादा बॉडी गर्म रहेगी सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से, उतनी फटाफट कूलिंग होगी। फटाफट कूलिंग होगी कब? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा बॉडी का एज कंपेयर टू सराउंडिंग। एक्सेस टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा रहेगा।
जैसे जैसे बॉडी ठंडा होगा कूलिंग का रेट भी ठंडा होगा, यानी चाय जो है स्टार्टिंग में जल्दी ठंडी होगी, फिर बाद में जो ठंडा होने का रेट है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसा, अब T इज इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा टी, टी नॉट प्लस डेल्टा टी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस जो एक्सेस है डेल्टा टी, यानी एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग। इसको मैं अभी डेल्टा टी से डिनोट करता हूं, एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग। ये डिराइव करके दे रहा हूं मैं तुमको। हाँ, जिनको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं हो आगे कर दो, लेकिन डेरिवेशन देखेंगे कैसे आया, इससे ये कैसे आया। ठीक है, तो t to the power 4 minus t naught to the power 4 can be written as t to the power 4, यानी ये लिख सकते हैं अपन t naught plus delta t to the power 4 minus t naught to the power 4। ठीक है, t naught कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 plus delta t by t naught to the power 4 minus t naught to the power 4। ठीक है, सेपरेट t naught to the power 4 1 plus delta t by t naught to the power 4 minus t naught to the power 4, है ना। ये किसका वैल्यू है, t to the power 4 minus t naught to the power 4। बट delta t by t naught is very small, very small। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम 1 plus delta t by t naught to the power 4 can be approximately written as 1 plus 4 delta t by t naught। ये बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से तुम देख लेना, है ना, मैंने सिखाया हुआ है बाइनोमियल एक्सपांशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, तुम वहां पे देखना। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे t to the power 4 minus t naught to the power 4, that is t naught to the power 4 ब्रैकेट में 1 plus 4 delta t by t naught माइनस टी नॉट टू द पावर 4। कॉमन क्या निकला, टी नॉट टू द पावर 4 ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाय टी नॉट माइनस 1, कैंसिल। देयरफॉर टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 इज टी नॉट टू द पावर 4 इंटू डेल्टा टी बाय 4 डेल्टा टी बाय टी नॉट क्यूब हो गया। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, t to the power 4 minus t naught to the power 4 के जगह 3 t naught क्यूब डेल्टा t लिख सकता हूं मैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो गया, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन जो ये वाला इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, d कैपिटल T by dt इज इक्वल टू स्मॉल e a सिग्मा अपॉन m इंटू c इंटू, इस टर्म के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, t नॉट क्यूब डेल्टा t। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, अरे भाई सब कितनी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, सबके सब कांस्टेंट हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं dt by d स्मॉल t इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। बट डेल्टा t क्या है यहां से, t minus t naught, so therefore d capital T by dt it is directly proportional to t minus t naught, hence proved, that's it। in short कुछ बुक्स में तुमको क्या दिखेगा, कुछ बुक्स में दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रिटन एज d theta by dt that is directly proportional to theta minus थीटा नॉट। ये भी दिखेगा वन एंड द सेम थिंग, उन्होंने टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है, तो कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको आर भी बोलेंगे, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, तो तुमने ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ्स हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, कुछ ग्राफ्स हमको पता होना चाहिए। सपोज तुमने प्लॉट किया d कैपिटल T बाई dt, या फिर मतलब स्मॉल r को t माइनस टी नॉट से, ओके,
तो तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में। अब अगर तुमने दूसरा प्लॉट किया टेम्परेचर ऑफ बॉडी को कूलिंग के रेट के हिसाब से, ओके, तो तुमको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है ना, क्लियर? ये ग्राफ ध्यान में है? हाँ, सभी ने नोट डाउन किया? ओके। फिर बाद में तुमको एक और ग्राफ है, एक और ग्राफ किसका है? आर वर्सेस थीटा का, सॉरी आर वर्सेस टी का। ये ग्राफ कैसा आएगा? होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क। आर वर्सेस टी यानी रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर। ओके, क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके, सो ये सारे कंसेप्ट्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो हमारा रेडिएशन ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेडिएशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, सारा थ्योरी जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा उसके सारे न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।